दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इससे अगले वीडियो में हम लोगों ने अधिगम की शब्दावली पढ़ी थी और उस शब्दावली में हमने इनमें से 5-6 शब्दों को क्लियर भी कर लिया था। थोड़ा सा दोहरान के तौर पर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से थोड़ा देखते चलना। एक शब्द तो है प्रेरक। देखो शब्दावली जो है अधिगम की इतनी स्ट्रांग शब्दावली है, जब तक ये हमारे शब्द क्लियर नहीं होंगे तब तक समझना अधिगम में आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये शब्दों को अच्छे से समझना और ये पूरी शब्दावली के सारे शब्द आगे चल के हमारे मील के पत्थर साबित होंगे अधिगम के सभी सिद्धांतों में। इसलिए थोड़ा तरीके से समझना। एक बार समझ नहीं आए वीडियो दोबारा देखना, जब तक आगे मत बढ़ना जब तक कि आप लोगों की शब्दावली क्लियर नहीं हो जाए तब तक। तो एक शब्द है, सबसे पहले हमारा शब्द मैंने बताया, एक तो है प्रेरक, एक उद्दीपक और एक उद्दीपन। मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारे ध्यान को, व्यवहार को, क्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखती है वो कहलाएगा प्रेरक। और बहुत सारी वस्तुओं में से एक वस्तु जो हमारे ध्यान को, व्यवहार को, क्रिया को प्रभावित करती है वो कहलाएगा उद्दीपक। और उद्दीपक को देखकर यदि कोई हमारी क्रिया होने लग जाए तो वो कहलाएगा उद्दीपन। तो ध्यान से सुनना, सबकी सब वस्तुएं यदि हमें प्रभावित कर रही हैं तो कहलाएगा प्रेरक। यानी सबकी सब वस्तु यदि हमें प्रभावित कर रही हैं तो वो कहलाएगा प्रेरक। और उन सब वस्तुओं में से एक वस्तु जो हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो वो केवल एक वस्तु कहलाएगी उद्दीपक। एक वस्तु कहलाएगी उद्दीपक। और उस एक वस्तु को देख करके यदि किसी प्रकार की क्रिया होने लग जाए तो कहलाएगा उद्दीपन। ध्यान से समझना, सब की सब वस्तु यदि प्रभावित करे तो प्रेरक, उन सब वस्तुओं में से एक वस्तु प्रभावित करे तो उद्दीपक, और उस उद्दीपक को देखकर यदि क्रिया होने लग जाए तो उद्दीपन कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी मिठाई वाले की दुकान पर गए, वहां पर बहुत सारी मिठाइयां मिलेंगी, उन सब मिठाइयों ने यदि आपको प्रभावित किया तो वो सब की सब मिठाइयां आपके लिए किसका कार्य करेंगी दोस्तों? प्रेरक का कार्य करेंगी हमारे लिए वो। और उस सब मिठाइयों में से एक मिठाई ऐसी होगी जो आपको सबसे अच्छी लगेगी, सबसे बढ़िया लगेगी, आपका ध्यान बार बार उसी की ओर जाएगा, बार बार उसी की ओर जाएगा। तो वो एक वस्तु या एक मिठाई आपके लिए कार्य करेगी दोस्तों उद्दीपक का। और मिठाई को देख करके यदि आपके मुंह से लार आने लग जाए, कोई क्रिया होने लग जाए तो वो कहलाएगा उद्दीपन। तो समझना, सबकी सब मिठाइयां प्रेरक, उन सब में से एक मिठाई कहलाएगी उद्दीपक। और उस मिठाई को देखकर ये तुम्हारे मुंह से लार आने लग गई तो कहलाएगा दोस्तों उद्दीपन। तो तीनों शब्द उम्मीद करता हूं समझ में कंप्लीट रूप से आगे होंगे। और एक उदाहरण और दे दूं, जैसे मान लीजिए आपको कार खरीदनी है। अब आपने बहुत सारी कार देखी और सबकी सब कारों ने यदि आपको प्रभावित किया तो दोस्तों वो सब की सब कार आपके लिए कार्य करेंगे प्रेरक का। उन सब कारों में से यदि एक कार आपको सबसे बढ़िया लगी, आपका ध्यान बार बार उसी की ओर जा रहा है, बार बार उसी कार की ओर जा रहा है, तो वो कहलाएगा उद्दीपक। और उस कार को देखकर यदि आपके अंदर किसी प्रकार का भाव परिवर्तन हो जाए, कोई क्रिया होने लग जाए तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? उद्दीपन। तो उम्मीद करता हूं तीनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब आगे है, उद्दीपक होते दो प्रकार के हैं, एक तो होता है स्वाभाविक उद्दीपक और एक होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक वह कहलाएगा जिसको देख करके क्रिया होनी ही होनी है, निश्चित रूप से क्रिया होगी, वो कहलाएगा दोस्तों स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे भोजन को देख करके लार का आना स्वाभाविक बात है, तो बताओ भोजन हमारे लिए कैसा उद्दीपक होगा? स्वाभाविक। मैं कह दूं मिठाई को देख करके लार का आना, तो बताओ दोस्तों मिठाई कौन सा उद्दीपक का कार्य करेगी हमारे लिए? स्वाभाविक। तो ध्यान रखना, जिसको देख करके क्रिया होनी ही होनी है तो वो कहलाएगा स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे भोजन है, भोजन कौन सा उद्दीपक कहलाएगा? स्वाभाविक। जैसे हमारी मिठाई है, मिठाई को देखकर लार आना, तो ये भी क्या, कौन सा उद्दीपक कहलाएगा? स्वाभाविक। जिससे क्रिया होनी ही होनी है, निश्चित रूप से होगी, वो कहलाएगा स्वाभाविक। जैसे हमारे सामने हमारे गुरुजी आए और गुरुजी को देखते ही हमने प्रणाम किया, नमस्ते किया, उसके चरण स्पर्श किए, तो बताओ ये कौन सी क्रिया होगी? स्वाभाविक है स्वाभाविक? स्वाभाविक। बताओ हमारे लिए वो गुरुजी कैसे उद्दीपक होंगे? स्वाभाविक उद्दीपक होंगे। अब एक होगा अस्वाभाविक, जिसको देखकर क्रिया नहीं होती लेकिन फिर भी होती है, वो कौन सा उद्दीपक कहलाएगा? अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा। जैसे भोजन को देख करके लार आए तो भोजन कौन सा उद्दीपक? स्वाभाविक। और यदि घंटी से लार आए तो घंटी कौन सा उद्दीपक कहलाएगा? अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा। आगे चल के पावलोव ने इन दोनों उद्दीपकों के आधार पर अपना एक सिद्धांत विकसित किया और उसमें उसने बताया
कि जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक से होती है वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक से यदि होने लग जाए तो वहां पर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत लागू होता है। तो ध्यान रखना, इससे क्रिया होगी जबकि इससे क्रिया नहीं होगी, लेकिन फिर भी यदि क्रिया हो रही है तो वो कहलाएगा अस्वाभाविक उद्दीपक। अब दोस्तों क्रिया मैं बता दूं कि उद्दीपक और पुनर्वलन दो शब्द होते हैं। उद्दीपक और पुनर्वलन दो शब्द होते हैं, वैसे होते एक ही हैं, लेकिन यदि क्रिया के आधार पर इनमें अंतर करें तो दोनों अलग अलग होंगे। यदि हमें कोई भी वस्तु क्रिया से पहले प्रभावित कर रही है तो वो वस्तु कहलाएगी उद्दीपक हमारे लिए। किसका कार्य करेगी? उद्दीपक का। और यदि कोई वस्तु हमें क्रिया के बाद में या क्रिया के दौरान यदि हमें प्रभावित कर रही है तो वो वस्तु हमारे लिए कार्य करेगी दोस्तों पुनर्वलन का। किसका कार्य करेगी? पुनर्वलन का कार्य करेगी। यदि हमें क्रिया से पहले प्रभावित करे तब तो उसे कहेंगे उद्दीपक, और क्रिया के दौरान या बाद में प्रभावित करे तो दोस्तों कहलाएगा पुनर्वलन। जैसे मैंने आपको बता दूं कि ये पेन है, मुझे टेस्ट लेना है, और टेस्ट लेने से पहले मैंने क्लास में घोषणा कर दी कि जो पहले स्थान पर आएगा उसे इनाम के रूप में ये दिया जाएगा। तो क्रिया नहीं हुई, उससे पहले आप लोगों को इसने प्रभावित किया, तो बताओ क्रिया से पहले आपको इसने प्रभावित किया तो ये पेन आपके लिए किसका कार्य करेगा? उद्दीपक का कार्य करेगा। दूसरी कंडीशन में मैंने आपका टेस्ट ले लिया, नंबर सुना दिए, और जो नंबर टॉप पर आया उसको फिर बाद में मैंने ये पेन दिया, तो बताओ उसको बाद में ये पेन किसका कार्य करेगा? पुनर्वलन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? पुनर्वलन का। तो क्रिया से पहले यदि प्रभावित करे तो उद्दीपक, और क्रिया के दौरान या बाद में प्रभावित करे तो पुनर्वलन। दूसरे एग्जांपल से समझना, कोई बालक है कक्षा 10 में पढ़ता है और उसके फादर ने घोषणा कर दी कि बेटा जब तू 10वीं क्लास में यदि 90% मार्क्स लाएगा तो तुझे इनाम के रूप में हम साइकिल देंगे। अब बताओ वो साइकिल बालक के लिए किसका कार्य करेगी? बताओ, अभी से परीक्षा नहीं हुई है, 90% मार्क्स बालक के नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही घोषणा कर दी, उसको बता दिया कि बेटा इनाम के रूप में तुझे साइकिल मिलेगी। बताओ वो साइकिल उस बालक के लिए किसका कार्य करेगी? उद्दीपक का कार्य करेगी। और एक कंडीशन ऐसी, एग्जाम हो गई, रिजल्ट आ गया, 90% मार्क्स आ गए बालक के, फिर उसके पिताजी ने उसको साइकिल ला करके दी, तो बताओ अब वो साइकिल उसको कौन से क्या कहलाएगी? तो वो साइकिल उसके लिए बालक के लिए कार्य करेगी पुनर्वलन का। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, क्रिया से पहले यदि हमें कोई वस्तु प्रभावित करे तो उद्दीपक कहलाएगा, क्रिया के दौरान या बाद में कोई वस्तु हमें प्रभावित कर रही है तो कहलाएगा पुनर्वलन। ठीक है दोस्तों, आगे चल के हम कहेंगे कि क्रिया होती है 3 प्रकार की, एक तो प्रतिक्रिया, एक अनुक्रिया, और एक होता है क्रिया प्रसूत। तो ध्यान से समझना, प्रतिक्रिया कहेंगे कि जहां स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके यदि कोई क्रिया हो रही है तब तो कहलाएगी प्रतिक्रिया। जहां कहीं पर यदि कोई स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर यदि क्रिया हो रही है तो उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे प्रतिक्रिया। और जहां कहीं पर यदि अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके यदि कोई क्रिया हो रही है तो कहलाएगी दोस्तों अनुक्रिया। यदि स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर क्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया, और अस्वाभाविक उद्दीपक से किसी प्रकार की क्रिया हो रही है तो कहलाएगी अनुक्रिया। जैसे ध्यान से सुनना, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली के ऊपर। किसके ऊपर किया? बिल्ली के ऊपर किया। जैसे मान लीजिए थॉर्नडाइक ने बॉक्स में बिल्ली को बंद कर दिया और बिल्ली के सामने लाकर रख दिया भोजन या मछली या मांस का टुकड़ा, कुछ भी कह लो, बिल्ली के सामने रख दिया भोजन। अब ये बिल्ली भूखी है, सामने भोजन है, तो बताओ ये बिल्ली के लिए भोजन किसका कार्य करेगा? स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करेगा। अब ये बिल्ली भूखी है तो क्या करेगी? स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात भोजन को देख करके बिल्ली इस बॉक्स में ही उछल कूद करेगी। क्या करेगी? उछल कूद करेगी। तो बिल्ली ये जो उछल कूद कर रही है, क्रिया कर रही है, वो कौन से उद्दीपक को देखकर कर रही है? ये स्वाभाविक। और स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर यदि किसी प्रकार की हलचल और क्रिया हो तो वो कहलाएगी दोस्तों मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रतिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे रेस्पॉन्स। तो स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर यदि क्रिया होगी तो कहलाएगी प्रतिक्रिया, और अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर क्रिया होगी तो वो कहलाएगी अनुक्रिया। जैसे देखो, पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते के ऊपर, और इसने क्या किया? कुत्ते को लिया और कुत्ते के सामने 2 उद्दीपक रखे। एक उद्दीपक तो लिया इसने स्वाभाविक जो भोजन था, और एक उद्दीपक लिया था अस्वाभाविक, जिसमें इसने अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में लिया घंटी का बजना।
एक तो स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक। तो बताओ, कुत्ते को भूखा रखा, कुत्ते के सामने भोजन दिखाया, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आना प्रारंभ हो गई, तो बताइए कौन सी क्रिया होगी? ये प्रतिक्रिया या अनुक्रिया? प्रतिक्रिया, क्योंकि भोजन कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक, और स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर क्रिया होगी तो कहलाएगी प्रतिक्रिया। लेकिन वही क्रिया पावलोव ने, जो क्रिया भोजन से हो रही थी, वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात घंटी से करा दी। जो लार भोजन से आ रही थी कुत्ते से, वही लार घंटी से करवा दी पावलोव ने, तो घंटी से क्या आने लग गई? लार। तो बताओ ये घंटी कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक। और अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर यदि क्रिया होगी तो वो कहलाएगी अनुक्रिया। तो ध्यान से समझना, स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर क्रिया हो तो प्रतिक्रिया, और अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर यदि क्रिया हो तो वो कहलाएगी दोस्तों अनुक्रिया कहलाएगी। तो समझने की कोशिश करना। मैं इसे थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि जहां कहीं पर यदि हमें स्वाभाविक उद्दीपक दिखाई दे और उसको देखकर यदि किसी प्रकार की क्रिया हो तो उस क्रिया को बोलेंगे हम प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया बोलेंगे। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर क्रिया हो रही है तो कहलाएगी प्रतिक्रिया। और जहां प्रतिक्रिया होती है वहां स्थापित होता है दोस्तों संबंध। क्या स्थापित होता है? संबंध। इसलिए संबंधन के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। किसको मानेंगे? थॉर्नडाइक को मानेंगे। कैसे मानेंगे थॉर्नडाइक को? ध्यान से सुनना। बिल्ली को भोजन दिखाया, भोजन कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक। बिल्ली भूखी है तो इस भोजन को देख करके बिल्ली उछल कूद करेगी, बॉक्स में उछल कूद करेगी, क्रिया होगी तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया। और जहां प्रतिक्रिया होती है वहां क्या स्थापित होता है? संबंध। इसलिए संबंधन का जनक माना गया है थॉर्नडाइक को। किसको माना गया है? थॉर्नडाइक को माना गया है। एक होता है अस्वाभाविक। अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके यदि कोई क्रिया हो रही है तो वो क्रिया कहलाएगी दोस्तों अनुक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुक्रिया कहलाएगी। और जहां कहीं पर अनुक्रिया होगी वहां स्थापित होगा अनुबंध। क्या स्थापित होगा? अनुबंध। और अनुबंधन का जनक माना गया है पावलोव को मानते हैं। किसको मानेंगे? पावलोव को मानेंगे। तो ध्यान से सुनना। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर यदि किसी प्रकार की क्रिया हो रही तो प्रतिक्रिया, और जहां प्रतिक्रिया होगी तो क्या स्थापित होगा? संबंध। इसलिए संबंधन के जनक माने गए हैं थॉर्नडाइक। और अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर यदि किसी प्रकार की क्रिया होगी तो वो कहलाएगी अनुक्रिया। और जहां अनुक्रिया होगी तो क्या स्थापित होगा? अनुबंध। इसलिए अनुबंधन के जनक कौन माने गए हैं? पावलोव। तो ध्यान रखना, एक शब्द है प्रेरक। सबकी सब वस्तु यदि प्रभावित करें तो प्रेरक। उनमें से एक सबसे बढ़िया वस्तु लगी और वो प्रभावित कर रही है, हमारा ध्यान बार बार उसी की ओर जा रहा है, तो उद्दीपक। और उद्दीपक को देखकर यदि क्रिया हो रही है तो उद्दीपन कहलाएगा। मैंने बताया उद्दीपक दो प्रकार के होंगे, एक स्वाभाविक और एक अस्वाभाविक। स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब जिससे क्रिया होनी ही होनी है। जैसे मिठाई को देखकर लार आना स्वाभाविक बात है, तो मिठाई हमारे लिए कौन से उद्दीपक का कार्य करेगी? स्वाभाविक के। और जिसको देखकर क्रिया नहीं होती लेकिन फिर भी हो रही है वो अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाएगा। और अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में जैसे घंटी है, घंटी को डायरेक्ट बजाओ क्रिया नहीं होगी लेकिन फिर भी क्रिया होती है। क्रिया होगी जब तक स्वाभाविक उद्दीपक नहीं जुड़ेगा ना, तब तक अस्वाभाविक से क्रिया नहीं होगी। अब उद्दीपक और पुनर्वलन वैसे हैं एक ही बात। क्रिया से पहले यदि प्रभावित करे तो उद्दीपक, क्रिया के दौरान या बाद में प्रभावित करे तो पुनर्वलन। इसलिए पुनर्वलन भी एक प्रकार का क्या होता है? उद्दीपक ही होता है। क्रिया होती है तीन प्रकार की, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत। प्रतिक्रिया कहेंगे स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर क्रिया हो रही है प्रतिक्रिया, और अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर किसी प्रकार की क्रिया हो रही है तो अनुक्रिया। एक शब्द है संबंधन और एक शब्द है अनुबंधन। ध्यान से सुनना, संबंधन किसे कहेंगे और अनुबंधन किसे कहेंगे, या मैं ये कह दूं संबंधन किसे कहेंगे और एक होता है अनुबंधन किसे कहेंगे। संबंधन कहते हैं जहां स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर होगी तो क्रिया, और क्रिया होगी तो उससे बोलेंगे प्रतिक्रिया। जहां प्रतिक्रिया होगी वहां संबंध स्थापित होगा। ध्यान रखना, इसलिए संबंधन होगा हमेशा स्वाभाविक उद्दीपक से। और अनुबंधन कहां होगा? अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर क्रिया होगी, क्रिया होगी उससे बोलेंगे अनुक्रिया। और जहां अनुक्रिया होगी वहीं पर क्या स्थापित होगा? अनुबंध स्थापित होगा। इसलिए अनुबंधन होता है हमेशा अस्वाभाविक उद्दीपक से। ध्यान रखना, संबंधन होगा हमेशा स्वाभाविक उद्दीपक से।
अनुबंधन होता है हमेशा अस्वाभाविक उद्दीपक से। और एक शब्द होता है अनानुबंधन, ये भी बड़ा अच्छा शब्द है, ध्यान से समझना। अनुबंधन का उल्टा क्या होगा? अनानुबंधन। एक शब्द अधिकृत, उल्टा करेंगे अनाधिकृत। ऐसे ही एक शब्द है अनुबंधन और एक है अनानुबंधन। अनुबंधन होगा हमेशा अस्वाभाविक उद्दीपक से, तो अनानुबंधन होगा हमेशा स्वाभाविक उद्दीपक से होता है। ध्यान से सुनना, संबंधन स्वाभाविक उद्दीपक से, अनुबंधन अस्वाभाविक उद्दीपक से, और अनानुबंधन भी स्वाभाविक उद्दीपक से ही होता है। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, काम आने वाली चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। जब तक ये शब्द हमारे क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम आगे कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, रट सकते हैं, समझ नहीं सकते। अप्लाइड बेस पर हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते। आगे हम सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांतों में सारी शब्दावली काम आएगी। इसलिए ये शब्द तो हमें बिल्कुल क्लियर कर लेना है। एक भी शब्द में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, दोबारा से जाकर के वीडियो देखो, तिबारा देखो, कई बार देखो, बार बार देखो, 100% समझ में आएंगे सारे शब्दों को, और थोड़ा क्लियरिटी से समझना। अब एक शब्द है हमारा क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत किसे कहेंगे? जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेंट। अब क्रिया प्रसूत कहते हैं कि पुनर्वलन के कारण, ध्यान से सुनना, पुनर्वलन के कारण होने वाला व्यवहार कहलाएगा क्रिया प्रसूत। और थोड़ा सा ये समझना, पुनर्वलन मैंने अभी क्लियर कराया है वहां पर कि क्रिया से पहले यदि कोई वस्तु प्रभावित कर रही तो उद्दीपक, और क्रिया के दौरान या बाद में प्रभावित करे तो पुनर्वलन। ध्यान रखना, पुनर्वलन कहते हैं यदि हमें कोई वस्तु क्रिया के बाद में यदि प्रभावित कर रही है, हमारे ध्यान को आकर्षित कर रही है, तो कहलाएगा पुनर्वलन। और पुनर्वलन के कारण यदि कोई हमारा व्यवहार हो रहा है, बार बार क्रिया हो रही है, बार बार क्रिया हो रही है, तो बार बार क्रिया हो रही है, तो वो कहलाएगी क्रिया प्रसूत। क्या कहलाएगी दोस्तों? क्रिया प्रसूत कहलाएगी। अब मैं इसको बिल्कुल जीरो लेवल जड़ से एक उदाहरण दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा व्यवहारिक उदाहरण से, कि पुनर्वलन से प्रेरित होने वाला व्यवहार कहलाएगा क्रिया प्रसूत। कैसे होगा समझो। मान लीजिए तुम्हारा मूड खराब है और तुम तुम्हारे घर की छत पर घूम रहे हो। तुम इधर से इधर गए, इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसी आपकी क्रिया हो रही है छत के ऊपर, बार बार घूम रहे हो इधर से इधर, इधर से इधर। और थोड़ी देर बाद दूसरी छत पर आपको सामने दिखाई दे गया उद्दीपक। दूसरी छत पर आपको सामने क्या दिखाई दे गया? उद्दीपक। अब जैसे आपको उद्दीपक दिखा, आपकी क्रिया चेंज हो जाएगी। और इतनी देर में आपको नीचे से आवाज लगा दी आपके पिताजी ने, बेटा नीचे आ। आपको गुस्सा आएगा, आप नीचे आ गए। अब बताओ, अगले दिन आप उसी बिल्कुल राइट 5 बजे छत पर आप रोजाना जाओगे नहीं जाओगे? 100% जाओगे। तो पहले दिन की क्रिया सहज थी। क्रिया के बाद में फिर आपको क्या मिला? उद्दीपक। और उद्दीपक मिल गया पहले दिन। अब दूसरे दिन आप राइट जो 5 बजे जाओगे, बार बार जो जाओगे, बार बार जो जाओगे, वो क्या कहलाएगा? बार बार यदि आप छत पर जा रहे हो तो वो कहलाएगा क्रिया प्रसूत। क्या कहलाएगा दोस्तों? क्रिया प्रसूत कहलाएगा। समझना, पुनर्वलन से प्रेरित होने वाला व्यवहार कहलाएगा क्रिया प्रसूत। पुनर्वलन एक प्रकार का उद्दीपक होता है, लेकिन ये मिलेगा क्रिया के बाद में। क्रिया हो जाएगी, उसके बाद यदि हमें मिला तो वो पुनर्वलन का कार्य करेगा। फिर मिल गया उससे, यदि बार बार क्रिया हो रही है, बार बार क्रिया हो रही है, बार बार क्रिया हो रही है, तो दोस्तों वो कहलाएगा क्रिया प्रसूत कहलाएगा। और मैं व्यवहारिक एक उदाहरण और दूं। जैसे मान लीजिए तुम हो और तुम लोग तैयारी कर रहे हो रीट की, और तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा कि बेटा देख, तेरी बुआ जी के घर एक प्रोग्राम फंक्शन है और तू वहां ये कपड़े लेकर के चला जा। आपने कहा कि नहीं, मेरी तो रीट की तैयारी चल रही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा ये काम है, वो काम है, मेरी तैयारी डिस्टर्ब होगी। आप लोगों ने मना कर दिया। आपको आपके पिताजी ने जोर जबरदस्ती से भेज दिया आपकी बुआ जी के घर कपड़े लेकर के आप प्रोग्राम फंक्शन अटेंड करने के लिए। आप पहुंच गए। सर जी, जैसे ही आप वहां पर पहुंचे, क्रिया हो गई, और जैसे ही आप पहुंचे तो आपको वहां पर आपकी बुआ जी के घर पर एक उद्दीपक दिखाई दे गया। जैसे उद्दीपक दिखाई दिया, आपकी ध्यान आकर्षित हुआ। इधर से
चलने के लिए तुम्हारे पिताजी ने फोन किया, अरे भाई आजा बेटा आजा, आपने कहा कि नहीं नहीं बुआ जी मना कर रही है, तो कह रहे नहीं नहीं ऐसा कर, तू आज तो आ, फिर बाद में चला जाना। बोला नहीं नहीं फूफा जी मना कर रहे, बात करो। और वो काय की रिश्तेदारी, ऐसे आते हैं ऐसे चले जाते हैं। आपको जोर जबरदस्ती से आपके पिताजी ने बुला लिया। अब बताओ अगली बार आपकी बुआ जी के घर आपकी वहां जाने की इच्छा होगी या नहीं होगी? होगी। यदि तुम बार बार वहां जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, तो दोस्तों वो आपका व्यवहार किसकी वजह से हो रहा है? पुनर्वलन की वजह से। आप गए बुआ जी के घर, क्रिया हुई, क्रिया के बाद में आपको मिला उद्दीपक। और बताओ क्रिया के बाद में जो उद्दीपक मिला वो किसका कार्य करेगा? पुनर्वलन का। और उस पुनर्वलन की वजह से यदि आपकी बार बार क्रिया हो रही है, बार बार क्रिया हो रही है, तो दोस्तों वो क्या लाएगा? क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑपरेंट बिहेवियर। तो ध्यान से सुनना, पुनर्वलन की वजह से प्रेरित होकर के यदि बार बार कोई क्रिया हो रही है, बार बार क्रिया हो रही है, तो दोस्तों वो कहलाएगा? क्रिया प्रसूत कहलाएगा। अब आगे ध्यान से सुनना, एक शब्द है उद्दीपक सामान्यीकरण, और एक शब्द होता है उद्दीपक विभेदन। तीन शब्द और हैं, इनको भी ध्यान से सुन लो। एक तो उद्दीपक सामान्यीकरण, एक उद्दीपक विभेदन, और एक है विलोपन। ध्यान से सुनना तीनों शब्दों को। उद्दीपक सामान्यीकरण कहेंगे, देखो पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पर, भोजन दिखाया, भोजन से लार आ गई, घंटी बजाई, भोजन दिखाया, लार आ गई, फिर घंटी बजाई, भोजन दिखाया, लार आ गई, ये क्रिया चली। एक दिन पावलोव ने क्या किया? केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी क्या आने लग गई? लार। और लार किससे आ रही है? घंटी से। तो दोस्तों घंटी से यदि लार आए तब तो कहलाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण। घंटी बजी और लार आए, घंटी बजे लार आए, घंटी बजे लार आए, यदि ऐसी क्रिया हो रही है तब तो हम कहेंगे उद्दीपक सामान्यीकरण। और उद्दीपक विभेदन होता है, घंटी तो बज रही है लेकिन लार बिल्कुल नहीं आ रही है, तो कहलाएगा उद्दीपक विभेदन। घंटी से लार आए तो उद्दीपक सामान्यीकरण, और घंटी से लार नहीं आए तो उद्दीपक विभेदन। एक शब्द है विलोपन। विलोपन कहेंगे, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, पहले घंटी बजाई, भोजन दिखाया, लार आ गई, घंटी भोजन लार, घंटी भोजन लाल, ये क्रिया चली। एक बार फिर उसने क्या किया? चेंज किया, केवल घंटी बजाई, फिर भी लार आ गई, घंटी बजाई, फिर भी लार आ गई, घंटी बजाई, फिर भी लार आ गई। अब बार बार घंटी बज रही है, भोजन नहीं आ रहा है। कुत्ता सोचेगा कि यार केवल घंटी घंटी बज रही है, भोजन आ नहीं रहा है, तो धीरे 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 करके कुत्ते के मुंह से लार आना बंद हो जाएगी। यदि घंटी बजे फिर भी लार नहीं आए, धीरे 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 करके वो लार आना बंद हो जाए, तो वो कहलाएगा दोस्तों विलोपन कहलाएगा। तो समझना ये सारे शब्द महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से क्लियर करना अति महत्वपूर्ण है। चाहे कोई सा भी शब्द हो, इनको अच्छे से क्लियर करना। ये क्लियर हो गए तो समझना दोस्तों आपके सारे शब्द क्लियर हो जाएंगे, निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण। ध्यान से समझना, अधिगम का स्थानांतरण या स्थानांतरण को हम अंतरण भी कहते हैं। कोई कैसा भी कह लो, अधिगम का स्थानांतरण कह लो या अंतरण। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द तो है अधिगम और एक शब्द है स्थानांतरण। मैंने आपको बताया दोस्तों, अधिगम का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया सीखना। अधिगम का मतलब सीखना, और स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। क्या कहलाएगा? स्थानांतरण या अंतरण। तो हमने एक स्थान पर कोई बात सीखी, एक स्थान पर यदि हमने कोई बात सीखी और उसका प्रयोग यदि हम दूसरे स्थान पर जाकर करें तो वो कहलाएगा दोस्तों अधिगम का स्थानांतरण। सीधी सिंपल साधारण भाषा में यह कहूं कि एक स्थान समय परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग जब दूसरे स्थान समय परिस्थिति में किया जाए तो वो कहलाएगा अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। या एक स्थिति या परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी स्थिति या परिस्थिति में किया जाए तो वो भी क्या कहलाएगा दोस्तों? अधिगम का स्थानांतरण। जैसे मैं कह दूं
मैंने यहां पर बालकों को जोड़ वाक्य गुणा भाग करना सिखा दिया, बालक अधिगम हो गया, व्यवहार परिवर्तन हो गया, सीख गए। अब उस सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग, जोड़ वाक्य गुणा भाग का प्रयोग, यदि वो मार्केट में जाएं, वस्तु खरीद रहे हैं और वस्तु खरीदने में यदि वो अपने जोड़ वाक्य गुणा भाग का प्रयोग करें, तो ये क्या कहलाएगा? अधिगम का स्थानांतरण। क्योंकि यहां सीखा, यहां सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग मार्केट में करें तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अधिगम का स्थानांतरण। जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी पढ़ा दी और साइकोलॉजी में मैंने आपको व्यवहार का अध्ययन करना सिखा दिया, और व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो आदमी के व्यवहार को पहचानेगा। आप लोगों ने साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन करना सीख लिया, साइकोलॉजी क्लास में आप लोगों ने लोगों का व्यवहार का अध्ययन करना सीख लिया। अब तुम यहां पर सीख गए, घर पर जाकर के तुम्हारे सब घर वालों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, एक एक करके चेक कर रहे हैं किसका कैसा व्यवहार है, तो बताओ ये भी क्या होगा? अधिगम का स्थानांतरण। यानी एक स्थान, मैं ये कह दूं कि जब एक स्थान, समय और परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे स्थान, समय और परिस्थिति में यदि प्रयोग किया जाए तो दोस्तों वो कहलाएगा अधिगम का स्थानांतरण। जब एक स्थान, समय, परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरे स्थान, समय, परिस्थिति में किया जाए तो कहलाएगा अधिगम का स्थानांतरण। या मैं ये कहूं, एक स्थिति या परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग जब दूसरे स्थिति या परिस्थिति में किया जाए तो वो कहलाएगा अधिगम का स्थानांतरण। और अधिगम का स्थानांतरण होता है दोस्तों तीन प्रकार का। एक तो होता है सकारात्मक स्थानांतरण, एक होता है दोस्तों नकारात्मक स्थानांतरण, और एक होता है शून्य स्थानांतरण। दोस्तों स्थानांतरण होते हैं अधिगम के स्थानांतरण या अधिगम का अंतरण होता है तीन प्रकार का। एक सकारात्मक स्थानांतरण, एक नकारात्मक स्थानांतरण और एक शून्य। एक पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर, तीन प्रकार के होंगे ट्रांसफर। अब ध्यान से समझना, जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में यदि सहायता कर रहा है तब तो कहलाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में यदि बाधा उत्पन्न कर रहा है तो कहलाएगा दोस्तों नकारात्मक स्थानांतरण। और जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में न तो किसी प्रकार की सहायता करता है और न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है तो वो कहलाएगा दोस्तों शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। अब ध्यान से समझना, ये तो किताबी ज्ञान हो गया, मैं थोड़ा व्यवहारिकता पर लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। ध्यान से समझना अधिगम के स्थानांतरण को। मान लीजिए सर जी ये आदमी है और इस आदमी की ये होती है सर जी खोपड़ी। ध्यान से समझना, ये आदमी है, ये आदमी की होती है खोपड़ी, और इस खोपड़ी में हमारे अनेक प्रकार का ज्ञान स्टोर होता है। सर जी ये आदमी है, ये आदमी की खोपड़ी, इस खोपड़ी में अनेक प्रकार का ज्ञान होता है, हमारे पास स्टोर होता है। और एक तो ये ज्ञान हो गया सर जी हमारी खोपड़ी में पहले से स्थिर होता है, और एक ज्ञान होता है सर जी इस खोपड़ी में हमारी में वातावरण से ज्ञान आता रहता है। कहां से ज्ञान आता है? वातावरण से ज्ञान आता है। अब ये ज्ञान आता रहता है, तो एक तो ऐसा ज्ञान जो हमारी खोपड़ी में स्थित है, अनेक प्रकार का ज्ञान और स्टोर है, वो ज्ञान पहले से स्थित है। तो सर जी इस ज्ञान को तो बोलेंगे हम पूर्व ज्ञान। कौन सा ज्ञान बोलेंगे? पूर्व ज्ञान। और वातावरण से जो ज्ञान हमारे पास आ रहा है, हम सीख रहे हैं, वो ज्ञान कहलाएगा नया ज्ञान। अब हमारे पास दो प्रकार के ज्ञान हो गए। एक तो हमारी खोपड़ी में पहले से ही स्टोर है, जिसको तो हम कहेंगे पूर्व ज्ञान, और एक वातावरण से हम सीख रहे हैं, वो ज्ञान कहलाएगा नया ज्ञान। अब सर जी जैसे ही हमारा ये नया ज्ञान आएगा तो नया ज्ञान हमारे पूर्व ज्ञान से आकर के टकराएगा, मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था संक्रिया संज्ञान होगी। जब पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में तुलना हो तो कहलाएगी संक्रिया, और तुलना होने के बाद में नया ज्ञान बने वो कहलाएगा संज्ञान कहलाएगा। तो सर जी जब हमारा नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से आकर के टकराएगा तो, और टकराया, और यदि इसी के अनुसार यदि ज्ञान आया, जैसा हमारे पास पूर्व ज्ञान है और वैसा के वैसा नया ज्ञान आया,
तो बताओ जब पूर्व ज्ञान के अनुरूप यदि ज्ञान आया तो बताओ अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, हमारे ज्ञान को सीखने में सहायक होगा। सहायक होगा तो बताओ दोस्तों वो स्थानांतरण कौन सा होगा? सकारात्मक स्थानांतरण होगा। मैं ये कह दूं जब नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के अनुरूप ही आए और सीखने में सहायता करे तो अधिगम के स्थानांतरण होगा सकारात्मक। जब हमारा नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के विपरीत आए, जैसे नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से टकराया, विपरीत आया, अब जैसे विपरीत आया तो बताओ बाधा उत्पन्न होगी। तो बाधा उत्पन्न होगी तो बताओ कौन सा स्थानांतरण होगा? नकारात्मक स्थानांतरण होगा। तो जब हमारा नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के अनुरूप आए और सीखने में सहायता करे तब तो कहलाएगा सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। और जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के विपरीत आए, सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो दोस्तों कहलाएगा नकारात्मक स्थानांतरण। और जब हमारा नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से किसी प्रकार का मैच ही नहीं खाए, मिले ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़े, हमने नया ज्ञान सीखा, नया ज्ञान हमारे पूर्व ज्ञान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाले, न तो बाधा उत्पन्न करे न सहायता करे, तो वो स्थानांतरण कहलाएगा दोस्तों शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सा और ब्रॉड माइंड से पढ़ेंगे हम व्यवहारिक तौर पर। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये है राजस्थान राजस्थान में इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। सर जी ये जैसे मान के चलो राजस्थान है और आप लोगों में से कोई बालक तैयारी कर रहा है, उसका रीट में सिलेक्शन हो गया, थर्ड ग्रेड टीचर बन गया और सर जी टीचर बन गया, उसका पोस्टिंग हो गया बाड़मेर में। कहां पर हो गया? बाड़मेर। और सर जी जब तुम्हारी नौकरी लग गई, टीचर बन गए, पोस्टिंग हो गया, तो बताओ आपकी शादी होगी या नहीं होगी? होगी। अब आपका लाइफ पार्टनर भी आपको मिला पोस्टेड, गवर्नमेंट टीचर ही मिला और उसकी पोस्टिंग है धौलपुर। कहां पर है? धौलपुर में। और आप तो पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, आपका लाइफ पार्टनर किधर है? धौलपुर। और आप दोनों का संचार माध्यम क्या होगा? फोन। हेलो डियर क्या कर रहे हो? ये इधर से इससे पूछेगी, ये कहेगा क्या यार आटा लगा रहा हूं यार अभी से, तो ये कहेगा इससे तुम क्या कर रहे? मैं तो रेडी हो गए, तैयार हो गए, स्कूल जाने की तैयारी है। ऐसा जीवन होगा दोनों का। इधर से राजस्थान सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि 5 साल तक कोई ट्रांसफर नहीं होंगे, ट्रांसफरों पर बैन लगा दिया और समस्या और बढ़ गई। अब सर जी हुआ क्या? 5 साल बाद ट्रांसफर से बैन हटा और ट्रांसफर हुए और आप लोगों ने लगाया जुगाड़, जो भारतीय टेक्निक होती है ना उसका प्रयोग किया। आपने जुगाड़ लगाया, सर जी आपका ट्रांसफर हो गया बाड़मेर से गंगानगर। कहां पर हो गया? गंगानगर। और आपके लाइफ पार्टनर का ट्रांसफर हो गया धौलपुर से बांसवाड़ा। बता दूरी कम हुई या नहीं हुई? दूरी तो कम हुई कम से कम। अब ये हो गया। अब एक बात बताओ, 5 साल आप बाड़मेर रहे और 5 साल ये धौलपुर रही, तो बताओ आपका बाड़मेर का ज्ञान कैसा होगा? पूर्व ज्ञान। अब कहां पर पहुंच गए आप? गंगानगर में। यहां का आपका होगा नया ज्ञान, ये हो गया आपका पूर्व ज्ञान। तो बताओ बाड़मेर का ज्ञान गंगानगर में यदि आप पहुंच गए और वहां पर कुछ सीखने में यदि सहायता कर रहा है तो बताओ कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा? सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। और जब यदि बाड़मेर वाला नॉलेज गंगानगर पहुंच करके किसी कार्य में यदि बाधा उत्पन्न कर रहा है तो स्थानांतरण कहलाएगा दोस्तों नकारात्मक। और यदि बाड़मेर का नॉलेज गंगानगर पहुंचने में आपको न तो किसी प्रकार की सहायता कर रहा है और न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो दोस्तों अधिगम के स्थानांतरण होगा शून्य। जैसे समझो, मान लीजिए आप बाड़मेर रहे और बाड़मेर में आपने रोज रोज बनाई रोटी, केवल रोटी बनाते और खाते। अब बताओ आपने बाड़मेर में रोटी बनाना सीख लिया, अब गंगानगर पहुंच गए और गंगानगर में आप रोज रोज बना रहे हो पराठे। तो बताओ रोटी बनाने का ज्ञान पराठा बनाने में सहायता करेगा या बाधा? सहायता करेगा। और सहायता करेगा तो बताओ दोस्तों स्थानांतरण कौन सा होगा? सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य? सकारात्मक वाला स्थानांतरण होगा। रोटी बनाने का नॉलेज पराठा बनाने में सहायता ही करेगा, तो स्थानांतरण कौन सा हुआ? सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। आप लोग बाड़मेर में रहे
सर जी रोज रोज आप आलू की सब्जी बनाते थे, ठीक है ना, और अब गंगानगर पहुंच गए, गंगानगर में आपने बैगन की सब्जी बनाना प्रारंभ कर दिया। तो बताओ आलू की सब्जी का नॉलेज है पूर्व ज्ञान, आपको बैगन की सब्जी यानी नया ज्ञान। बताओ आलू की सब्जी बनाने का ज्ञान आपको बैगन की सब्जी बनाने में सहायता करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा? सहायता ही करेगा। तो बताओ ये स्थानांतरण कौन सा वाला होगा? सकारात्मक। सर जी बाड़मेर में आप चलाते थे साइकिल और गंगानगर पहुंच गए, आपने ले ली मोटरसाइकिल। तो बताओ साइकिल का नॉलेज, आपने साइकिल चलाना सीख लिया, अब आप मोटरसाइकिल चलाना सीखोगे तो साइकिल का ज्ञान मोटरसाइकिल चलाने में आपकी बाधा उत्पन्न करेगा या मदद करेगा? मदद करेगा, कम से कम बैलेंस बनाने में तो मदद करेगा, 100% सहायक होगा। तो बता अधिगम का स्थानांतरण कौन सा होगा? सकारात्मक होगा। तो जहां पर पूर्व या नए ज्ञान को सीखने में यदि सहायता करे, मदद करे, तो वहां पर स्थानांतरण होगा सकारात्मक। जैसे मैं कह दूं आप लोगों ने संस्कृत व्याकरण पढ़ ली और संस्कृत व्याकरण पढ़ने के बाद में अब आप लोग पढ़ना चाहते हो हिंदी व्याकरण, तो बताओ संस्कृत व्याकरण का नॉलेज आपको हिंदी व्याकरण सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा, मदद करेगा? मदद करेगा। और मदद करेगा तो स्थानांतरण कौन सा वाला होगा? सकारात्मक स्थानांतरण होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। इसी प्रकार से आपने टेनिस खेलना सीख लिया और अब आप सीखना चाहते हो बैडमिंटन, तो बताओ टेनिस खेलने का ज्ञान बैडमिंटन में आपको बाधा उत्पन्न करेगा या सहायता उत्पन्न करेगा? सहायता उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों ये स्थानांतरण कौन सा हो गया? सकारात्मक वाला स्थानांतरण हो गया। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सब भाई बहनों की ये क्लियर हो गया होगा सकारात्मक स्थानांतरण। अब हम पढ़ेंगे नकारात्मक वाला स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण में क्या होगा? जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे तो दोस्तों स्थानांतरण कहलाएगा नकारात्मक। जैसे समझना उदाहरण से, मान लीजिए सर जी ये लड़की है और इस लड़की की हो गई शादी, शादी के बाद ये पहुंच गई अपनी ससुराल। अब एक बात बताओ, शादी से पहले ये लड़की रहेगी अपने पिता के घर, अपने मायके रहेगी। अब मायके रहेगी तो बताओ ये स्वतंत्र रहेगी नहीं रहेगी? कभी इधर दांत फाड़े, कभी उधर दांत फाड़े, कभी इधर गप लगाई, कभी उधर। मम्मी आवाज लगा रही है, कहेगी अरे आ रही है, मर रही है क्या? आ रही हूं। बताओ ऐसी स्वतंत्रता पूर्वक इस लड़की का जीवन होता है या नहीं होता? होगा। और शादी के बाद कहां पहुंच जाएगी? ससुराल। जैसे ही ये ससुराल पहुंचेगी तो सर जी इसको घूंघट में रहना पड़ेगा, पर्दा में रहना पड़ेगा। अब ये दांत नहीं फाड़ सकती, गप नहीं लड़ा सकती जाते ही। बताओ इधर का इसका जो पूर्व ज्ञान है, इधर ससुराल में इसका नया ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा, मदद करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। तो बताओ यहां पर इस लड़की को कौन सा वाला स्थानांतरण होगा? नकारात्मक स्थानांतरण होगा। तो जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में यदि बाधा उत्पन्न करे तो दोस्तों स्थानांतरण होता है नकारात्मक वाला स्थानांतरण होगा। जैसे हम कहें, मान लीजिए आप लोगों ने इंग्लिश कीबोर्ड पर टाइपिंग करना सीख लिया, अब आप चाहते हो हिंदी कीबोर्ड पर टाइपिंग करना, तो बताओ इंग्लिश वाले कीबोर्ड का आपका जो नॉलेज है हिंदी वाले कीपैड पर आप टाइपिंग करोगे तो मदद करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा? बाधा उत्पन्न होगी। बाधा उत्पन्न होगी तो बताओ कौन सा वाला स्थानांतरण होगा? नकारात्मक स्थानांतरण होगा। तो जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो कौन सा वाला स्थानांतरण? नकारात्मक होगा। जैसे मैं ये कहूं यदि आर्ट का विद्यार्थी है और ये आर्ट का विद्यार्थी साइंस पढ़ना प्रारंभ कर दे, तो बताओ आर्ट वाले विद्यार्थी को साइंस पढ़ने में बाधा उत्पन्न होगी या मदद होगी? बाधा उत्पन्न होगी। और बाधा उत्पन्न होगी तो स्थानांतरण कौन सा वाला होगा? नकारात्मक या सकारात्मक? नकारात्मक वाला होगा। तो समझना जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने बाधा उत्पन्न करे तो नकारात्मक और सहायता करे तो सकारात्मक, और कुछ भी नहीं करे तो समझ लो शून्य स्थानांतरण होगा। जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में न तो सहायता करे न बाधा उत्पन्न करे तो स्थानांतरण कहलाएगा शून्य वाला कहलाएगा। जैसे सुनो ध्यान से, मान लीजिए मैं ये कहूं आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ ली और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद में आप पढ़ना चाहते हो राजस्थान जी के, तो साइकोलॉजी का ज्ञान राजस्थान जी के पढ़ने में आपकी सहायता करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा?
दोस्तों न तो सहायता करेगा और न ही बाधा उत्पन्न करेगा। तो बता ये वाला स्थानांतरण कौन सा वाला होगा? ये शून्य वाला स्थानांतरण होगा। कौन सा वाला होगा? शून्य वाला स्थानांतरण होगा। तो जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में न तो मदद करे न बाधा उत्पन्न करे तो स्थानांतरण कहलाएगा दोस्तों शून्य वाला कहलाएगा। मैं ये कह दूं, आप लोगों ने साइकिल चला ली और साइकिल चलाने के बाद आप चलाना चाहते हो प्लेन उड़ाना चाहते हो, तो बताओ साइकिल का नॉलेज प्लेन चलाने में बाधा उत्पन्न करेगा, मदद करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इधर नॉलेज अलग है, दोनों के अलग अलग नॉलेज होंगे। स्थानांतरण कौन सा वाला होगा? शून्य वाला होगा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक खिलाड़ी ने, ध्यान से समझना, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, एक खिलाड़ी ने गेंदबाजी में तो अपना कौशल हासिल कर लिया, अब वही खिलाड़ी यदि आगे चल के बल्लेबाजी में यदि अपना कौशल हासिल करना चाहता है तो बताओ स्थानांतरण कौन सा वाला होगा? दोस्तों बताओ कौन सा वाला होगा? सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य? इसमें होगा शून्य वाला स्थानांतरण। कैसे होगा समझो। एक खिलाड़ी है, गेंदबाज बन गया, बॉलिंग करना बढ़िया से सीख लिया, कुशलता हासिल कर ली, अब ये चाहता है बल्लेबाजी, तो बताओ गेंदबाजी का नॉलेज बल्लेबाजी में सहायता करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा? दोस्तों कुछ भी नहीं करता, न तो सहायता करता और न ही बाधा उत्पन्न करता है। तो बताओ इसमें कौन सा वाला स्थानांतरण होगा? शून्य वाला स्थानांतरण होगा। एक सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, ध्यान से समझना। हम तीनों को एक ही उदाहरण में मिक्स करके बता रहा हूं। एक बालक कबीर दास जी का दोहा पढ़ने के बाद में रहीम दास जी का दोहा याद करने में आनंद की अनुभूति कर रहा है, तो बताओ कौन सा वाला स्थानांतरण होगा? दोस्तों सकारात्मक वाला होगा, क्योंकि आनंद की अनुभूति कर रहा है तो समझ लो कौन सा वाला? सकारात्मक। अब मैं इसको ऐसे बदल दूं उदाहरण को कि एक वाला कबीर दास का दोहा याद करने के बाद में रहीम दास जी का दोहा याद करने में कष्ट का अनुभव कर रहा है, तो बताओ कौन सा वाला स्थानांतरण होगा? ये नकारात्मक वाला होगा। अगले एग्जाम्पल में बताना, एक वाला कबीर दास का दोहा याद करने के बाद में रहीम दास का दोहा याद करने में कोई फर्क महसूस नहीं करता, कोई फर्क महसूस नहीं करेगा तो शून्य वाला, आनंद की अनुभूति करेगा तो सकारात्मक वाला, और यदि कष्ट का अनुभव करेगा तो नकारात्मक वाला स्थानांतरण, और कोई फर्क महसूस नहीं करेगा तो समझो दोस्तों कौन सा वाला होगा? शून्य वाला स्थानांतरण होगा। अब इन तीनों प्रकार के स्थानांतरणों के अलावा दो स्थानांतरण और हैं जिनकी मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूं। एक तो होता है द्विपक्षीय स्थानांतरण, या जिसे हम कहते हैं द्विपार्श्व स्थानांतरण। इसमें क्या होगा? शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण जब दूसरे अंग में काम आने लग जाए तो वहां पर होगा दोस्तों द्विपक्षीय स्थानांतरण। शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण जब दूसरे अंग में काम आने लग जाए तो कहलाएगा द्विपक्षीय स्थानांतरण। जैसे आप हमेशा लिखते हो लेफ्ट हैंड से, अब किसी कारणवश लेफ्ट हैंड में चोट लग गई, अब आपको लिखना पड़ गया राइट हैंड से। अब धीरे धीरे आपने राइट हैंड से बढ़िया तरीके से लिखना सीख लिया, तो बताओ आपके लेफ्ट हैंड का जो कौशल प्रशिक्षण था वो किधर ट्रांसफर हो गया? राइट हैंड की ओर हो गया। तो बताओ इसमें कौन सा वाला स्थानांतरण होगा? द्विपक्षीय या द्विपार्श्व स्थानांतरण होगा। और एक होता है ऊर्ध्व स्थानांतरण। इसमें क्या होगा? इसमें होगा जब सीखने की दर हमेशा ऊपर की ओर होती है, जब सीखने की दर हमेशा ऊपर की ओर होती है तो उसे कहेंगे ऊर्ध्व स्थानांतरण। कैसे होगा समझो। आप लोगों ने सबसे पहले साइकिल चलाई, साइकिल चलाने के बाद में आपने मोटरसाइकिल चलाई, और मोटरसाइकिल चलाने के बाद में आपने कार चलाना सीख लिया, फिर आपने बस चलाना सीख लिया, फिर आपने रेल यान चलाना सीख लिया, फिर आपने वायुयान चलाना सीख लिया। बताओ आपकी सीखने की दर है, गति है, ऊपर की ओर बढ़ रही है, नीचे की ओर बढ़ रही है, ऊपर की ओर। और जब सीखने की दर हमेशा ऊपर की ओर हो तो कौन सा वाला स्थानांतरण होगा? ऊर्ध्व स्थानांतरण। जैसे एक बालक को हमने सबसे पहले गिनतियां सिखाई, फिर जोड़ सिखाया, बाकी गुना भाग सरल भिन्न आगे ऐसे हम बढ़ते चले गए, तो बताओ बालक को कौन सा वाला स्थानांतरण हुआ? ऊर्ध्व स्थानांतरण हुआ। तो दोस्तों आज की हमारी इस क्लास में इतना ही।
आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। एक और बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हमारा इस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।